Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Second lecture on human-computer interaction. Before we start the second lecture, let's summarize the previous lecture. Last lecture जो हमने पढ़ा था human-computer interaction का, उसमें हमने basics जो थी human-computer interaction की पढ़ी थी और examples के साथ लेके चले थे. और सबसे पहले जो हमने एग्जांपल ली थी दैट वाज अलार्म क्लॉक एंड वी शोन के प्रीवियसली हाउ अलार्म क्लॉक वाज एंड फिर जब कंप्यूटर आया तो हाउ वाज द डॉस क्लॉक. फिर जब वो हम HCI के कंपोनेंट उसमें डाल दिए गए तो हाउ थिंग्स चेंजेस एंड देन जो आजकल स्मार्टफोन में अलार्म क्लॉक्स आ रही हैं वो किस तरह की होती हैं. सो हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा और ये अंदाज़ा हुआ कि HCI ने चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर दिया, विजिबली भी अच्छा लगने लगा, इस्तेमाल के लिए भी इजी हो गया. फिर हमने डॉन नॉर्मन्स डोर एग्जांपल को देखा कि चीज़ों को मैनुअल के तरीके हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. द थिंग्स आर मेड इन सच अ वे दैट दे आर यूज्ड ईजिली rather than we required a manual to study and then utilize the things. So ये एस्पेक्ट हमने थोड़े से डिटेल में डिस्कस किए थे. उसके बाद हम HCI का जो ह्यूमन कंपोनेंट था उस पर बात करते रहे और हमने इंफॉर्मेशन की बात की कि इनपुट आउटपुट कैसे होती है. उस इनपुट आउटपुट में द फर्स्ट थिंग विच वी डिस्कस वाज द विजुअल इनपुट. विजुअल इनपुट में हमने आई की बात की कि आई में किस तरह से इमेज आती है, लाइट का इफेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस होता है, ब्राइटनेस होती है, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, लाइट होनी चाहिए. फिर रेटिना पे इमेज उल्टी आती है, ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखा रहा होता है, समझा रहा होता है. फिर हमने बात की कोन्स और रॉड्स की कि किस तरह से जो कोन्स हैं वो अपने आप को छोटा या बड़ा करती हैं इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन, और रॉड्स में किस तरह से कलर इन्फॉर्मेशंस जाती हैं और अगर रॉड्स में प्रॉब्लम हो तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है. दैट कलर ब्लाइंडनेस इन मेल इज 8% एज कम्पेयर टू फीमेल जो कि 1% है. हमने बात भी की थी कि फीमेल को अल्लाह ताला ने इसलिए भी दिया है कि उन्हें रंगों का बहुत ख्याल करना होता है. फिर हमने ये बात की थी कि रीडिंग कैसे होती है, आँखों की मूवमेंट, सैकेट्स जो हैं दोनों आंखें एक ही तरफ मूव करने को सैकेट्स कहते हैं. वो मूवमेंट हमारी रीडिंग को इम्प्रूव करती है. अगर वो हमारी आंखें एक तरफ रीडिंग करते वक्त मूव ना करें, दोनों आंखें अलग अलग मूव करें तो ऑब्वियसली विजन जो है वो इतना क्लियर नहीं होगा और अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. फिर हमने ऑडिटरी की बात की थी कि हम सुनते कैसे हैं. कान का पूरा सिस्टम हमने डिस्कस किया था कि आउटर एयर जो है वो कैसा होता है, बाहर का ये वाला कान का पोर्शन कैसा होता है जिसमें कि ये एम्पलीफायर भी होता है और ये आवाज़ को एम्पलीफाई करके साउंड वेव्स को अंदर करता है. फिर ड्रम्स में वो वेव्स जो हैं टकराती हैं, फिर वहाँ से केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है. और अगर उस आवाज़ की अंडरस्टैंडिंग या उस आवाज़ की इंफॉर्मेशन ब्रेन में मौजूद होती है, अगर हम लैंग्वेज के हवाले से बात कर लें, सो इफ़ वी नो दैट लैंग्वेज देन वी कैन अंडरस्टैंड. इफ़ वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑब्वियसली, अगर कोई रशियन नहीं जानता और उसको रशियन आवाज़ आएगी तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि आवाज़ आ रही है, शायद ये भी अंदाज़ा लगा ले कि कुछ बात हो रही है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या बात हो रही है. सो ये डिपेंडेंट हो जाता है कि आपकी कितनी लर्निंग हुई है उस लैंग्वेज के हवाले से. फिर हमने ऑडिटरी में टोन की, पिच की और लाउडनेस की बात की कि लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होता है, कितनी फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, कितनी को हम नहीं सुन सकते. सो ये डिटेल हमने थोड़ी सी डिस्कस की. और उसके बाद फिर हम टच की तरफ चले गए, हैप्टिक की तरफ चले गए कि टच सिस्टम से इनपुट हमारे पास कैसे आती हैं. वो इनपुट हमने डिस्कस की और हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने फिंगर्स में जो है वो टच सिस्टम के जो सेंसर्स रखे हैं वो ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग रखे हैं, और वो फिंगर्स शायद इसलिए भी रखे हैं कि जिनको खुदा न खास्ता बिनाई उनमें की कमी हो या बिनाई ना हो, कमज़ोरी हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो उनके लिए ये फिंगर्स जो हैं वो एक तरह से आंखों का काम करना शुरू कर देती हैं। वो इससे फील करके और चीज़ों को देखना उस तरीके से नहीं, लेकिन समझना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ है। टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ब्रेल लैंग्वेज जो आई थी, ब्रेल लैंग्वेज इसीलिए आई थी कि उस ब्रेल लैंग्वेज पे उंगली फेर फेर के उन दानों से वो वर्ड्स बना लेते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं। सो ये टच सिस्टम था, और इसमें ऑब्वियसली जो हमें ये पता चला था कि रिएक्शन टाइम किस तरह से होता है। पेन का हमने देखा था कि पेन का सबसे आखिर में पता चलता है, और बाकी जो चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, वो हमें जल्दी कोल्ड और हीट की जल्दी मिल जाती हैं। सो ये वंस अगेन इंफॉर्मेशन की इनपुट लेने का और फिर ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग के हवाले से बात की थी। फिर हम मूवमेंट की तरफ चले गए थे। मूवमेंट में हमने जो बात की थी वो ये बात की थी कि किनेस्थेसिस जो है वो आपका जो मूवमेंट की टर्मिनोलॉजी है वो आपके हिसाब से होती है, और उस पे आपको रिएक्शन टाइम और जो इंटरप्रिटेशन का टाइम है, इनपुट आपको चाहे आंखों से मिले, चाहे वो कान से मिले, चाहे वो टच से मिले, उस इनपुट को आपने कितनी जल्दी इंटरप्रेट किया और उस पर कितनी जल्दी रिएक्ट कर दिया, ये टाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो ड्राइविंग में हमें जब सामने से गाड़ी आ रही हो या अचानक कोई आ जाए, उस इंफॉर्मेशन को हम जितनी जल्दी प्रोसेस कर लें और ब्रेक की अगर ज़रूरत है ब्रेक दबा लें, या अगर हमें टर्न करने की ज़रूरत है तो हम टर्न कर लें, तो हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये लेकिन मूवमेंट्स जो हैं ये ऑब्वियसली डिपेंडेंट हो जाती हैं एज पे, फिटनेस पे, और ये फिटनेस नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल और इमोशनल फिटनेस एज वेल, कि आप इतने स्टेबल हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। इसीलिए बहुत सारे जगहों पे ड्रग्स कुछ ऐसी हैं, खांसी की, नज़ले की, अगर वो लेके आप जब आपने वो ड्रग्स ली हुई हैं तो आप उनको ड्राइविंग को अवॉइड करें। इसी तरह से उनके यहाँ क्योंकि अल्कोहल वगैरह अलाउड होता है तो उन्होंने अल्कोहल की मकदार रखी हुई है कि इस मकदार से ज़्यादा अगर उन्होंने लिया है तो वो उनको ड्राइविंग अलाउड नहीं होती। सो ये क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस करनी है। सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लें। हमारे लिहाज से अगर हम HCI के लिहाज से देखें तो हमें उसमें ये देखना है कि हमारे पास जो माउस क्लिकिंग की बात की थी कि हमारी माउस क्लिकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो जिस जगह पे हमें माउस क्लिक करना है उसको अगर हम फिट्स लॉ बताया था कि अगर उसका हम एरिया या तो बड़ा कर दें, डिस्टेंस कम कर दें, ताकि उस पर जल्दी से जल्दी एक्सेस हो जाए। अगर हम अपने माउस क्लिकिंग की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी माउस क्लिकिंग है वो जो नेचुरल साइड्स हैं अगर उस तरफ ही होगा, अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट की यूजुअली इस तरफ कहीं होता है, क्योंकि आप नेचुरली इधर आ रहे होते हैं तो आपको नेक्स्ट दबाने के लिए इजी हो जाता है। सो वो फिट्स लॉ ने ये भी बताया था कि डिस्टेंस, साइज और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन ऑर्डर टू हैव अ गुड क्लिक। इसी तरह हमने एड्स की बात की थी कि एड्स ऐसी आती हैं जगहों पे कि आप उसको क्लिक किए बगैर नहीं निकल सकते, तो एटलीस्ट आपको एक दफ़ा नज़र ज़रूर पड़ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर। आई होप कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले लेक्चर में रह गई होगी तो वो अभी क्लियर हो जाएगी। इन एनी केस आपको बुक्स भी फराहम कर दी गई हैं, आप ये फर्स्ट चैप्टर ज़रूर जो है एलन डिक्स की बुक का पढ़ें और उससे आपको और भी क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आज। सो टुडेज आउटलाइन द मेमोरी। आज हम मेमोरी पे बात करेंगे। इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है मेमोरी में, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या चीज़ होती है, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया जाता है, किस तरह उसको अप्लाई किया जाता है, यानी हमने रीजनिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, स्किल को देखना है, एरर को देखना है। फिर अभी थोड़ी सी बात की थी कि इमोशन इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, आज हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे।
और ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि ईच पर्सन इज डिफरेंट, हर बंदा डिफरेंट है। तो आज थोड़ा सा हम उसको भी देखेंगे कि कैसे है। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेमोरी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेमोरी इट्स ऑलवेज अबाउट ब्रेन। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत ही बड़ा उसके बहुत सारे मौजज़ात में से एक बड़ा कमाल है ये भी कि एक छोटी सी चीज़ के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इतनी इंफॉर्मेशन रहती है और हम इतना कुछ कर जाते हैं। सो ब्रेन इज रियली अ वंडर। मेमोरी, without the capacity to remember and to learn, it is difficult to imagine what life would be like. Really, ये बड़ा मुश्किल है समझना कि अगर हमारे पास ये मेमोरी ना होती, हम कुछ रिमेंबर नहीं कर सकते या हम कुछ एक चीज़ लर्न नहीं कर सकते, कोई नई चीज़ हम सीख नहीं सकते, तो हमारी लाइफ क्या होती। सोचें, वेदर इट कुड बी कॉल्ड लिविंग एट ऑल, क्या हम उसको जीना भी कह सकते थे कि हम वाकई जी रहे हैं, क्योंकि कुछ हमने जो देखा बस देख लिया, जो चीज़ गुजर गई वो गुजर गई, कुछ याद ही नहीं है। सो विदाउट मेमोरी वी वुड बी सर्वेंट्स ऑफ द मोमेंट। अगर हमारे पास ये मेमोरी ना होती तो हम इस मोमेंट के, इस वक्त के गुलाम होते। वक्त जो अभी है वो है, और जो निकल गया वो निकल गया। जो मैंने पिछला कहा वो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या कहा। सो जो आपके मुंह से इस वक्त निकल रहा है वो निकल रहा है, और रेस्ट बिकम्स हिस्ट्री। हम क्योंकि मेमोरी में हिस्ट्री याद रखते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर मेमोरी ना होती तो ऑब्वियसली जो निकल गया बस निकल गया, खत्म। विद नथिंग बट और innate reflexes to help us deal with the world। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम अपने रिफ्लेक्सेस पे, जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं, उन पर डिपेंडेंट होते और बस दुनिया को हम अपने रिफ्लेक्सेस से डील कर रहे होते। देयर कुड बी नो लैंग्वेज, नो आर्ट, नो साइंस, नो कल्चर। अगर मेमोरी नहीं होती तो कोई ज़बान ना होती, कोई हम जो तस्वुरात बना देते हैं, आर्ट बना देते हैं, कोई आर्ट नहीं होती, कोई साइंस नहीं होती, कोई कल्चर ना होता, क्योंकि हम बस इस मोमेंट में जी रहे हैं, इससे अगले मोमेंट के लिए फिर हमारे रिफ्लेक्सेस काम करते। सो ये ब्लैकमोर ने 1988 में अच्छी डेफिनेशन दी थी, सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये दिमाग को हमने बताया है, और ये न्यूरॉन्स हैं इस दिमाग के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जिनमें एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है। ये उन न्यूरॉन्स की एक जंगल है पूरे दिमाग में। उस जंगल की में से कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। मेमोरी है क्या, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, काम कैसे करती हैं, वी डील विद दिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी फंक्शन। 3 टाइप के मेमोरी फंक्शंस हैं। एक सेंसरी मेमोरीज है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी है और वर्किंग मेमोरी, और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरीज जैसे हमने बात की अपने सेंसर्स की, हमारे चाहे विजुअल सेंसर हो, चाहे हमारा ऑडियो सेंसर हो, चाहे हमारा हैप्टिक फीलिंग का सेंसर हो, या इवन हमारा टेस्ट का सेंसर है, या हमारा स्मेल का सेंसर है। ये हमारे सारे 5 किस्म के सेंसर्स हैं, जिन 5 चीज़ों से हम अपनी इनपुट लेते हैं, वो हमारी सेंसरी मेमोरीज में आती हैं, और वहाँ पे जब हम उस पर अटेंशन देते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और फिर इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर हम रिहर्स करते रहते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो फिर ये हमें सेव हो जाती है, और फिर ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अब अगर आज मैं मेमोरी पे बात कर रहा हूँ, कल बाकी इनपुट आउटपुट पे बात की थी, तो वो एक बार बार उसको किया था। एक ही टॉपिक पे हम थोड़ी देर तक 2-3 स्लाइड्स में, जैसे आज मेमोरी पे भी हम कुछ स्लाइड्स, काफ़ी सारी स्लाइड्स पे रहेंगे। ये हम एक्चुअली पहले आपने मेमोरी जब मेरे मुंह से सुना तो आपकी ऑडिटरी उसने इसको इनपुट ले लिया मेमोरी, ओके। फिर उस पे मैंने अटेंशन दी, उसको बताया कि मेमोरी है क्या, डेफिनेशन उसकी थोड़ी सी एक
सिनेरियो रखा कि ना होती मेमोरी तो क्या होगा, तो ये हम एक्चुअली अटेंशन दे रहे हैं। इसके बाद जब हम इस पे ज़्यादा देर तक बात करते रहेंगे तो ये बात जो होगी ये रिहर्सल में आ जाएगी कि हम इसको रिहर्स कर रहे हैं। सो इस रिहर्सल जब इसकी ज़्यादा देर तक हम बात करते रहेंगे तो रिहर्सल के बाद ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और फिर हम मेमोरी की बात को नहीं भूलेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई गवर्न बाय द लेवल ऑफ अराउजल, हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टिमुलाई की बात की थी। सो स्टिमुलाई क्या चीज़ है कि आपको इनपुट मिली, जैसे मैंने ये लफ्ज़ कहा मेमोरी। सो मेमोरी इसका मतलब ये है कि ये ऑडिटरी स्टिमुलाई आया और आपने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब ये कोई ऐसा वर्ड होता या कोई ऐसा एक्शन होता कि जिससे आप के जज्बात और ज़्यादा स्ट्रांगली मूव करना शुरू हो जाते, तेज हो जाते, तो आप जो है उसके जो आपकी सेंसरी मेमोरी से फौरन ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी बात ढूंढने के लिए चले जाता इस एक वर्ड से, एक स्टिमुलाई से। सो ये सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई गवर्न बाय लेवल ऑफ अराउजल है कि किस एक्शन से क्या क्या लेवल आप सिर्फ सेंसर में जा रहा है या शॉर्ट टर्म में जा रहा है या लॉन्ग टर्म में जा रहा है, ये गवर्न करता है। सेंसरी मेमोरी क्या चीज है? बफर्स फॉर स्टिमुलाई रिसीव थ्रू सेंसेस। ये एक तरह से और कुछ नहीं है, एक बफर है, एक बिल्कुल एक समझें कि बफर को हम इस तरीके से कह लें, कंप्यूटर की ज़बान में यू नो बेटर के बफर क्या चीज़ होती है कि जिसमें इंफॉर्मेशन आई और बस उसके बाद आपने उसको सोचना शुरू कर दिया कि इस इंफॉर्मेशन को कहाँ जाना है। सो एक सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म स्टे है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम ऑफ स्टे कि ये यहाँ पे इस जगह पे हम बहुत थोड़ी सी देर के लिए स्टे करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। अब इसमें अगर विजुअल स्टिमुलाई होगा तो आइकॉनिक मेमोरी, यानी जो आइकॉन्स को स्टोर किए हुए है हमारे, इसीलिए ये जो वर्ड आइकॉन यूज किया है कंप्यूटर में भी वो उसी आइकॉनिक मेमोरी के हवाले से यूज किया है कि वो आइकॉनिक मेमोरी में जाएगा, विजुअल स्टिमुलाई आएगा तो वहां पे आपका ये स्टोर होगा, उस पोर्शन में स्टोर होगा। अगर ऑरल स्टिमुलाई है, ऑडियो आपने सुनी है, तो ये इकोहिक मेमोरी में जाएगा, जहाँ पे कान से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ये वहाँ जाएगा। आइकॉनिक मेमोरी कौन सी है? जहाँ से आंख से आपकी इंफॉर्मेशन हो रही है। फिर टेक्टाइल स्टिमुलाई क्या है? ये हैप्टिक मेमोरी है, जहाँ पे टच जब हम चीज़ों को कर रहे हैं तो वो उस टच से हमारी इंफॉर्मेशन जिस एरिया में, जिस दिमाग के जिस पोर्शन में स्टोर हो रही है वो हमारी हैप्टिक मेमोरी है। और ये आता हमारा टेक्टाइल स्टिमुलाई है, तो ये हमारा स्टिमुलाई है, ऑरल हमारा स्टिमुलाई है और विजुअल हमारा स्टिमुलाई है। अब एग्जांपल अगर हम विजुअल की बात करें तो स्पार्कर ट्रेल है कि आप वर्ड्स चले जाते हैं और वो उसकी थोड़ी सी ट्रेल, उसकी जो क्या कहना चाहिए बाकियात वो बाकी होती है। जैसे अगर हम ये हेलो का वर्ड लिखा हुआ है ट्रेल में तो ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो जो मूवीज़ होती हैं, जब फर्स्ट टाइम कार्टून्स वगैरह बनाए गए थे तो ये पता चला था कि 1/4 ऑफ अ सेकेंड जो है वो इमेज आपके पास रहती है। तो कंटिन्यूस इमेज को अगर आप रिप्लेस करते रहें और आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करें तो वो कार्टोनिक मूवमेंट बन जाती है। तो ये थोड़ा सा स्पार्कल ट्रेल का कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसी तरह स्टीरियो साउंड, जब आपको एक तरफ से म्यूज़िक आ रही है और एक तरफ से आवाज़ आ रही है तो ये स्टीरियो इफेक्ट जो होता है ये भी हमारे इकोइक मेमोरी में जा रहा होता है। और ये जो सेंसरी मेमोरी है ये कंटिन्यूसली ओवर रिटन होती है कि जैसे ही विजुअल इम्पैक्ट आया आपके विजुअल में चला गया, दूसरा विजुअल जैसे ही आया तो वो जो आपके पास पहली इमेज आई थी वो आपकी या शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई या लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई और दूसरे को लेना शुरू कर दिया। सो ये जो सेंसरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये बार बार इसको लिखा जा रहा है, इसीलिए इसको हमने बफर कहा था कि बफर है एक तरह से, जैसे ही एक चीज़ आई वो उस बफर में रखी गई और फिर आगे पास ऑन कर दी गई। तो ये बिल्कुल एक अगर हम बेल्ट का कॉन्सेप्ट रखें तो एक चीज़ आ रही है, हम उसको देख रहे हैं और उसको आगे कर रहे हैं, तो वो जिस जगह पे हम उसको देख रहे हैं,
सुन रहे हैं या उसको हम टच कर रहे हैं, ये एक तरह से वो बफर है और बफर का टाइम है जिसके बाद हम इसको पास ऑन कर रहे हैं. सो इट्स कंटिन्यूसली ओवर रिटन. शॉर्ट टर्म मेमोरी और एसटीएम क्या चीज होती है? अब ये स्क्रैच पैड फॉर टेम्पररी रिकॉल है. स्क्रैच पैड किस तरह के आपने देखा और आपने सोचा यार मैंने इसको कहीं देखा है, तो इसलिए हमने इसको स्क्रैच पैड का नाम दिया कि आपने सोचा यार ये कहाँ देखा हुआ है इस बंदे को, और इसको हम फौरन ही प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं. अगर वो हमारी शॉर्ट टर्म में अभी देखा होता है तो वो शॉर्ट टर्म में मौजूद होता है, और अगर कहीं पुराना दोस्त आया हुआ तो वो लॉन्ग टर्म से आएगा. इस शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक्सेस जो है वो बहुत रैपिड है. ये अराउंड 70 मिली सेकेंड में हम इस रिकॉल कर लेते हैं, और इसी तरह से ये इसका रैपिड डीके है. ये 200 मिली सेकेंड के बाद आपको याद नहीं रहेगा. और इसमें जो हमने बात की है वो ये की है कि लिमिटेड कैपेसिटी है. 7 से ±2 जो है, यानी 7 या 9, 5 या 9 के दरमियान जो है ना हमारे पास चंक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. उसके बाद हमें ये भूलना शुरू हो जाती है. अगर हम इसकी एग्जांपल से समझने की कोशिश करें चंक्स से, तो देखिए ये आपको नंबर दिया हुआ है 2 1 2 3 4 8 2 7 8 4 9 3 2 0 2. अब ये याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम इसको चंक में कर दें 0 1 2 1 4 1 4 2 6 2 6, जैसे हम अपने फ़ोन नंबर याद करते हैं, तो वो हमें फिर भी याद रह जाते हैं. सो ये एक कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन है. उसको अगर हम चंक में डिवाइड कर दें तो चंक में याद करना आसान हो जाता है. अब ये वाली जो एग्जांपल है HEC, ATR, ANU, PTH, ETR, EET, ऑल्दो ये चंक में है और ये 6 ही चंक हैं. हम कह रहे थे कि 7 to 9 चंक्स, 5 to 9 चंक्स के दरमियान में हम कर सकते हैं. फिर भी इसको फिर भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम करें और इस टी को उठा के इधर ले जाएं और फिर देखें क्या बनेगा और क्या वो याद रहेगा या नहीं याद रहेगा. द कैट रैन अप द ट्री. सो एक टी को शिफ्ट करने से ये चंक रीडेबल हो गया और ये याद रहने वाला हो गया. सो ये एग्जांपल है शॉर्ट टर्म की, कि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरीज किस तरह से होती हैं. ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट है याद करना. ये जो याद कर लेते हैं उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है. चंक में करने से आसान हो जाता है, और बाज़ दफ़ा चंक को अपने तौर पर थोड़ा सा आगे पीछे करके भी याद कर लिया जाता है. जब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट वगैरह हमें पढ़ाया जा रहा था मैथ्स में, तो हमारे टीचर ने बताया था कि ये याद करना कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेंजेंट क्या है, बड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर आप एक ये जुमला याद कर लें जो मुझे अभी तक याद है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो साइन इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर. सम पीपल हैव का मतलब ये है कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेसिस. कर्ली ब्राउन हेयर का मतलब है कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोथेसिस. टिल पेंटेड ब्लैक का मतलब है कि टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ये आज तक याद रहा. तो बाज़ दफ़ा ये जो जिस तरह से हमने इसमें किया है कि टी को इधर ले जाके द कैट रेन अप द ट्री अगर कर दें तो ये फिर याद रहेगा. लेकिन HEC, ATR, ANU, PTH, ETR, EET जो है याद रखना मुश्किल हो जाएगा. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या चीज़ है? रिपोजिटरी फॉर ऑल आवर नॉलेज. अब हमारे पास जितनी भी नॉलेज है, जो कुछ भी है, चाहे वो लैंग्वेज है, बोलना है, स्टाइल है, हमारा चलना है, हमारे बड़ों से बात करना है, आदाब हैं, सारा कुछ जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ है. इसका एक्सेस ऑब्वियसली काफ़ी देर में होता है, तकरीबन 1/10 ऑफ अ सेकेंड लग जाता है इसको रिकॉल करने में, और इसका डीके बहुत मुश्किल से होता है, इफ़ एनी. स्लो डीके है, इफ़ एनी. इफ़ एनी का मतलब ये है कि बाज़ लोग कुछ भी नहीं भूलते, बहुत लोग जो हैं कुछ ना कुछ भूलते हैं एज और कुछ बीमारियों की वजह से. ह्यूज और अनलिमिटेड कैपेसिटी.
इसकी कैपेसिटी का हमें अंदाज़ा नहीं है कि दिमाग में कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ स्टोर हैं, तो हम इसको ह्यूज कहते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कैपेसिटी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है लॉन्ग टर्म मेमोरी के हवाले से, स्पेशली अगर हम ह्यूमन फैक्टर में बात कर रहे हैं। अब ये दो टाइप की होती है, एक एपिसोडिक होती है और दूसरी सिमेंटिक होती है। एपिसोडिक सीरियल मेमोरी ऑफ इवेंट्स है, यानी इवेंट्स जिस तरह से एपिसोड हो रहे हैं उस एपिसोड के हवाले से हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको जमा कर रहे हैं, और फिर जब ये सीरियल हमारे पास जमा हो जाते हैं, बहुत सारे एपिसोड जमा हो जाते हैं, फिर हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि फैक्ट्स को आपस में मिलाएं कि कौन से फैक्ट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, कौन से स्किल्स मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी मेमोरी को शेप देते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, हमें नहीं अंदाज़ा होता कि ये हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिस तरीके से कर रहे होते हैं। बट जब भी आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया जाते हैं तो हमें इसको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। सिमेंटिक LTM डिराइव फ्रॉम एपिसोडिक LTM। जो सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो एक्चुअली हम एपिसोडिक लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही बनाते हैं, लेकिन ये ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स जो है ये फिर एपिसोडिक उनको जब जमा कर लेते हैं तो फिर ये सिमेंटिक बनती है। सिमेंटिक मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली वो फिर एक्सेस देती है इंफॉर्मेशन को। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास एपिसोड्स में जमा हुई होती हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप बनाती है। उस रिलेशनशिप के हवाले से फिर हम उस इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आसान हो जाता है। सपोर्ट्स इन्फ्रेंस, अब ये जो आपस में जो रिलेशनशिप बन रही है, इन रिलेशनशिप के दरमियान भी तो कोई रूल रेगुलेशंस होंगी ना कि क्यों ये बन रही है, और उस हवाले से वो उसको बना लेती है। इसकी एक अगर मैं अपने ख़ासतौर पे गांव वगैरह की मिसाल दूं तो वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं या ख़ासतौर पे पैदाइश वगैरह को इस तरीके से याद रखा जाता है कि जब वो वडेरे की या जागीरदार की या नंबरदार की जब गायें मरी थी तो तू पैदा हुआ था। सो हमने एक एपिसोड से लिंक कर लिया पैदाइश को। डेट्स वगैरह वहाँ पे याद नहीं है, आजकल तो अब हम डेट्स याद करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन पहले और अभी भी गाँव वगैरह में ये कॉन्सेप्ट है कि हम एपिसोड से याद करते हैं, उस के दरमियान रिलेशनशिप बना लेते हैं, और उस रिलेशनशिप की अपने ही इन्फ्लुएंस हैं। वो इन्फ्लुएंस, वो क्या रूल्स थे जिसके तहत उन्होंने ये बना लिया, लेकिन उनको शायद उस तरीके से याद करना आसान हो गया इसलिए उन्होंने ये कर लिया। बट हम ये रूल्स बना लेते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें कि कोई अच्छी इवेंट देखते हैं तो हम उससे रिलेटेड अपना पुराना इवेंट को याद कर लेते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस बना लिया कि यार ये इवेंट जो है ना वो हमारे साथ हुए हुए उस इवेंट से बहुत मिलता है। तो ये बड़ा कॉमन है। शादी ब्याह में आपने अक्सर देखा होगा कि जिसकी शादी हो रही होती है उसको पुरानी जिनकी शादी हुई होती है वो आके अपनी शादी के किस्से सुना रहे होते हैं कि यार हमारे साथ ये हुआ था और हमारे साथ ये हुआ था। तो वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस बना के अपनी शादी को याद करके और फिर उस रिलेशनशिप के तहत उनको किस्से सुना रहे होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है और इस तरीके से ये चलता है। मॉडल जो सिमेंटिक नेटवर्क का है वो इनहेरिटेंस है कि चाइल्ड नोड्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट नोड्स। आपने ऊप में भी पढ़ा होगा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट है कि जो भी चाइल्ड नोड होगी उसमें पिछली जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो तो इनहेरिट हो ही जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिट होती है। जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लिसिट हो जाती है कि अब जैसे मैंने अभी बताया कि नंबरदार की या वडेरे की या जो चौधरी है उसकी गाय मरी थी तो पैदा हुआ था। अब ये उसकी गाय मरना एक एक्सप्लिसिट है और उस रिलेशनशिप से हमने अपने आप को इसको रिलेशन उस एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन के साथ इसका रिलेशन बना लिया और इस तरीके से काम कर लिया। और ये सपोर्ट्स इन्फ्लुएंस थ्रू इनहेरिटेंस भी हम के इनहेरिटेड, जैसे अभी शादी की बात की, अब ये इनहेरिटेड है कि आप
जिसकी शादी हुई हुई है उसके पास तो ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो अपनी इन्फ्रेंस बना रहा है और उस इनहेरिटेंस की बेस पे जो नई शादी जिसकी हो रही है उसको किससे सुना रहा है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये सिमेंटिक नेटवर्क एक तरह से बनाया हुआ है कि ये डॉग है, वो बार्क करता है, हैज़ 4 legs, हैज़ टेल और इज़ अ एनिमल। तो अब ये हैज़ की है, ये इज़ की है, ये आपने ऊप में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। एनिमल है तो ब्रीथ भी करेगा और मूव भी करेगा। इज़ अ हाउंड, अब ये उसकी किस्म है, ट्रैक्स करता है। इज़ अ बीगल, साइज स्मॉल, कलर ब्राउन। स्नूपी है तो फ्रेंड ऑफ चार्ली ब्राउन। एंड शीप डॉग है तो वर्क्स विद शीप। कूली है तो क्या साइज है, इंस्टेंस है तो शेडो क्या होगा, लेसी क्या होगा। सो ये एक तरह से पूरा सिमेंटिक एक डॉग के साथ एक पूरा नेटवर्क बन गया और मेमोरी में इस तरह से हम इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक्चुअली तो कोई भी नहीं बता सकता कि मेमोरी में किस तरीके से ये स्टोर हुआ है, लेकिन ये हमारा सिमेंटिक एक नेटवर्क की शेप आपको देने की कोशिश की है। मॉडल्स ऑफ एलटीएम इन फ्रेम्स अगर हम देखें उसी तरह से जिस तरह हमने ऊप वगैरह में देखा है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन डाटा स्ट्रक्चर्स, स्लॉट्स इन स्ट्रक्चर इंस्टेंशिएटेड विद वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ डाटा। सो टाइप सब टाइप रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं कि ये बिल्कुल डाटा स्ट्रक्चर की तरह ऑर्गेनाइज होती है इंफॉर्मेशन, और जो इंस्टेंस होते हैं वो इंस्टेंशिएटेड जो स्ट्रक्चर हैं उसमें रख दिए जाते हैं। अब डॉग एक क्लास है, उसमें हमारे पास फिक्स्ड है कि उसकी 4 टांगें होंगी, उसकी कार्निवोरस है, कार्निवोल है, वो बाग करता है, उसके साइज़ और कलर वगैरह होगा। कुली उसका एक इंस्टेंस है, उसमें क्या है कि उसमें फिक्स चीज़ क्या है कि ये ब्रीड ऑफ डॉग है, इसका टाइप जो है वो शीप डॉग है। डिफ़ॉल्ट में क्या है कि उसका 65 साइज़ है, और वेरिएबल क्या है कि हर कुली का अलग डिफरेंट कलर होगा, कोई ब्राउन होगा, कोई ब्लैक होगा, कोई वाइट होगा। सो ये डाटा स्ट्रक्चर बन गया और ये उसका इंस्टेंस बन गया। स्क्रिप्ट्स अगर हमने लिखने हो मॉडल्स ऑफ एलटीएम में तो कैसे लिखेंगे? मॉडल ऑफ स्टीरियोटाइपिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट सिचुएशन। स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि एक ख़ास अंदाज से बार बार किसी चीज़ को करना। तो अगर हम किसी भी अगर जिन्होंने पेट रखे होते हैं जानवर, और ये ख़ास तौर पे हमारे यहाँ अमीरों में बहुत ज़्यादा है, तो वो जब पेट रखते हैं तो वो पेट जब बीमार होता है तो उनको विज़िट कराना होता है वेटनरी डॉक्टर के पास। सो स्क्रिप्ट हैज़ एलिमेंट दैट कैन बी इंस्टेंशिएटेड विद वैल्यूज़ फॉर कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें कुछ इंस्टांसेस होंगे, उन इंस्टांसेस के ऊपर कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वैल्यू डाली जाएगी। एंट्री कंडीशन क्या है? डॉग इल है, वेट ओपन है, ओनर हैज़ मनी। सो हमने पहले ये बात की कि हमारे कुछ अमीर लोगों की बात है, उनके पास पेट भी होना चाहिए और उस वेट की दुकान खुली भी होनी चाहिए। तो रोल क्या है कि वेट एग्जामिन द पेट, फिर वो डायग्नोज करता है, फिर उसको ट्रेन करता है। ओनर ब्रिंग्स डॉग्स इन पेस, टेक्स डॉग आउट। अब रूल्स क्या हैं कि वेट एग्जामिन करता है डॉग को, फिर डायग्नोज करता है और फिर ट्रीट करता है। ओनर क्या करता है कि वो डॉग को लेके आता है, ब्रिंग्स इन डॉग, फिर उसको पे करता है और फिर वो डॉग को ले जाता है। सीन्स क्या हैं कि अराइविंग एट रिसेप्शन, वेटिंग इन रूम, फिर एग्जामिनेशन हो रहा है और फिर पेइंग हो रहा है। ट्रैक्स क्या हैं कि डॉग नीड्स मेडिसिन, डॉग नीड्स ऑपरेशन। ठीक है, ये उसके ट्रैक्स हैं कि या उसको मेडिसिन मिलेगी या ऑपरेशन मिलेगी। रिजल्ट क्या होगा कि डॉग बेटर हो जाएगा। ऑब्वियसली ओनर जो पैसे देगा वो पैसे उसके कम हो जाएंगे और वेट के पास वो पैसे आ जाएंगे। और प्रोपोजिशंस क्या हैं कि एग्जामिनेशन टेबल होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल स्क्रिप्ट बिल्ड कर रहा है। ये एक स्टीरियोटाइप है किसी भी पेट के वेट के पास किसी पेट को ले जाने का। अब मॉडल्स ऑफ एलटीएम प्रोडक्शन रूल्स की बात कर लें कि
ये तो अब हमारे पास, हमने एक मॉडल देख लिया था पहले स्क्रिप्ट का कि प्रोडक्शन कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, सबसे पहले कि हम प्रोसीजरल नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ज़ाहिर बात है कि हमारे पास कंडीशन होगा, एक्शन रूल्स होंगी। सो कंडीशन में हम हमेशा इफ़ देन एल्स की बात करते हैं, तो इफ़ कंडीशन इज़ मैच्ड देन यूज़ रूल टू डिटरमिन एक्शन। सो सबसे पहले हम प्रोडक्शन करने के पास ये करेंगे कि इफ़ डॉग इज़ वैगिंग टेल देन पैट डॉग। अगर वो यहाँ पे पैट डॉग है, अगर वो अपनी दुम हिला रहा है तो आप उसको प्यार कर लें, ये बाहर ज़्यादा होता है। इफ़ डॉग इज़ ग्राउलिंग देन रन अवे, और अगर वो कुर्रा रहा है तो फिर उससे बचें और गायब हो जाएं, वरना मुसीबत हो जाएगी। सो ये प्रोडक्शन रूल है। इफ़ देन एल्स की कंडीशन लगती है, कोई भी इफ़ देन एल्स लगेगी कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ मैच देन दैट, और बाज़ दफ़ा एल्स की कंडीशन भी होती है एल्स दैट। सो ये आपके पास है। अब LTM में स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमने पहले भी बात की कि रिहर्सल से होगी। रिहर्सल का क्या मतलब है कि हम उसको बार बार करते जाएंगे, वो चीज़ बार बार अकर होती जाएगी, या वो इवेंट बार बार आपके सामने आता जाएगा, तो वो खुद ब खुद रिहर्स हो रहा होता है। और वो रिहर्स होने के बाद वो इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम STM टू LTM। इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूँ कि इनिशियली जब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है और वो पहला वर्ड जब बोलने के करीब होता है, तो अम्मा अब्बा में दोनों में एक तरह से मैच चल रहा होता है कि वो अम्मा बोले, अब्बा बोले, बाबा बोले, मामा बोले, जो भी हम उसको बुलाना चाहते हैं, तो वो हम उसको बुलवाने की कोशिश करते हैं। और वो जो पहली साउंड निकाल देता है, मामा की निकाले चाहे बाबा भी की निकाले, तो वो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि बाबा कह दिया तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मामा कह दिया तो अम्मा खुश हो जाएंगी कि वाह जी क्या मामा पहले कह दिया। बट वो जो बच्चा नया है, पैदा हुआ है और वो वर्ड्स अपने बोलना शुरू कर रहा है, उसके लिए अभी ये डिफ्रेंशिएट करना कि मामा मामा कौन है और बाबा बाबा कौन है, ये बड़ा मुश्किल है। वो तो वो साउंड निकाल रहा है, वो अभी उसकी LTM में नहीं गया। ये जब वो मामा पे बुलाता रहेगा और बार बार मामा जाती रहेंगी, फिर वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से पहली दफ़ा जब निकलेगा वर्ड, तो वो उसका सेंसरी इनपुट है। फिर वो बार बार निकालेगा तो ये उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। और जब वो बार बार उसके साथ इंस्टेंशिएट कर लेगा, रिहर्सल हो जाएगी कि मामा को जब भी वो अब मामा की आवाज़ निकालता है तो मामा आ जाती हैं, तो फिर वो एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर सकता है। फिर वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, उसमें इंस्टेंसेस बन जाते हैं, उसमें इन्फ्रेंस बन जाता है कि इस साउंड पे ये इस तरीके से मामा आती हैं, बाबा की साउंड पे बाबा आते हैं। सो फिर वो उसको डिफ्रेंशिएट करना हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम STM टू LTM होती है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो बच्चे की एग्जांपल से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर टोटल टाइम हाइपोथेसिस, जो टोटल टाइम है वो अमाउंट रिटेन प्रोपोर्शनल टू रिहर्सल टाइम। अगेन अमाउंट आपका रिटेन जो है इंफॉर्मेशन रिटेन होने का, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना रिहर्सल टाइम दिया है। सो जितनी देर तक वो इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है उतनी ही देर तक वो अमाउंट रहता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपसे कोई साहब किसी तकरीब में मिलें और एक दफ़ा ही मिलने के बाद वो दोबारा जब आपसे मिलें तो पूछें पहचाना, तो क्योंकि वो आपका अमाउंट रिटेन जो है इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आपका रिहर्सल टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए उस अमाउंट को रिटेन करना आपके लिए, उन साहब को रिटेन करना आपके लिए मुश्किल है। रिहर्सल टाइम अगर आपसे वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा मिल लेते, कोई रेफरेंस भी मिल जाता, तो फिर रिटेन करना आसान हो जाता है। सो ये टोटल टाइम हाइपोथेसिस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट, कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड बाय स्प्रेडिंग लर्निंग ओवर टाइम, ये डिपेंड कर जाता है कि हम लर्निंग का टाइम कितना ले रहे हैं। सो ये अगर हम अच्छा मुनासिब टाइम ले लें किसी भी चीज़ को, सो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट लेके और कर लें तो मुश्किल हो जाता है। जैसे आप ये वाला लेक्चर पढ़ रहे हैं, ACI पढ़ रहे हैं, मैंने इसीलिए पहले
स्टार्ट में कहा था कि बुक को पहले चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें कि वीडियो को भी देखें, लेक्चर को भी देखते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन आप बुक से भी पढ़ें। क्या चाह रहा हूँ कि लर्निंग टाइम जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए और आपकी ये जो लर्निंग है HCI की ये ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, वरना आपकी लर्निंग ऑप्टिमाइज नहीं होगी। आप थोड़े से लेक्चर्स देके और आप टेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो वो फिर नंबर कम इसलिए आते हैं कि आपने अपने टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं किया, स्प्रेड नहीं किया लर्निंग के टाइम को। लर्निंग के टाइम को जब आप स्प्रेड कर लेंगे तो आपका रिटेंशन का टाइम, आपको याद करके और उसको रिप्रोड्यूस करना आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फेमिलियरिटी, जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर, उसको मीनिंग, उसकी फेमिलियरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमें उसको याद करना इजी हो जाता है। व्हाट आई ट्राई टू डू रादर देन गिविंग लेक्चर इन इंग्लिश, मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में लेक्चर दूँ। इंग्लिश में तो ये इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड्स में भी मिल रही है, बुक में भी मिल रही है, हैंडआउट्स वगैरह में भी मिल जाती है, PDF भी मैंने आपसे वादा किया हुआ है वो आपको इसके साथ मिल जाएगी। लेकिन फेमिलियर लैंग्वेज में बात करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगी, नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल्स देंगे तो उसको ज़रा मीनिंग अच्छी मिल जाएगी, और जब वो हमारे कल्चर से बात कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपको ये शायद याद रखना आसान हो जाए। अब LTM की फॉरगेटिंग क्या होती है कि एक तो डिके है, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट ग्रेजुअली बट वेरी स्लोली। इंफॉर्मेशन जो लॉस होती है वो ग्रेजुअली होती है और स्लोली होती है। कुछ एज में ख़ासतौर पे जैसे अल्जाइमर की बीमारी है, इस बीमारी में भी कुछ ब्रेन सेल्स वगैरह डैमेज हो रहे होते हैं, तो वो एज के साथ आती है, तो वहाँ इंसान भूल रहा होता है। ओल्ड एज में अगर आपके रिलेटिव हैं, दादा नाना, नाना नानी, दादा दादी, या पर नाना पर नानी, पर दादा पर दादी, तो वो कुछ चीज़ें भूल रहे होते हैं। ये एज के साथ डिके आ रहा होता है, क्योंकि वो एज भी इसलिए वो डिके भी आ रहा होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रही होती, पंप नहीं हो रही होती, तो वो ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती ब्रेन को, और वो चीज़ें रह रही होती हैं, कुछ बीमारियों से भी ख़त्म हो जाती हैं। बट इट इज़ वेरी ग्रेजुअली और वेरी स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से होता है। इंटरफेरेंस एक और एस्पेक्ट है जिसमें हम फॉरगेट करते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन रिप्लेसेस ओल्ड, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है ये, कि कोई नई इन्फॉर्मेशन ओल्ड को रिप्लेस करती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ी सी सिंधी पढ़ी थी, तो सिंधी थोड़ी थोड़ी सी समझ में आती थी, लेकिन जब जापान गया और जापानी पढ़नी पड़ गई तो हुआ क्या कि इंग्लिश, उर्दू वगैरह तो रिटेन हो गई, पंजाबी वगैरह तो रिटेन हो गई, लेकिन सिंधी की रिटेंशन जो है वो कम हो गई और उसमें जापानी वर्ड्स ऐड हो गए। सो वहाँ पे इंटरफेरेंस, जो न्यू इन्फॉर्मेशन ने उसको अपने तौर पर रोका, और पुरानी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी थी, अगेन क्योंकि इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी सिंधी, तो उसको रिटेन करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ओल्ड में इंटरफेयर विद न्यू, प्रोएक्टिव इनिबिशन कहलाती है। ओल्ड, अब जापान की ही अगर एग्जांपल दी जाए तो जब वहाँ पे जो कल्चर था और जो चीज़ें वो कर सकते थे और कर रहे थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें वो बुद्ध मत को ज़्यादातर मानते हैं। वैसे तो वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनका अपना एक जो भी लोग हैं, अब वो अगर उसको इंड्यूस मुझ में करते तो मेरी जो इस्लाम की टीचिंग थी वो इंटरफेयर करती थी और उनकी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते थे। सो ये आपकी प्रोएक्टिव इनिबिशन है जो हमें बहुत सारे ऐसे कामों से रोक देती है जो वहाँ पे आराम से हो सकते थे। सो ये ओल्ड में इंटरफेयर विद न्यू होती है या प्रोएक्टिव इनिबिशन होती है। इसको हम अपना ज़मीर भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, जो हमें बहुत सारे कामों को रोक देता है। सो ये दो किस्म की इंटरफेरेंस होती हैं जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन या तो आती नहीं है या निकल जाती हैं। सो मे नॉट फॉरगेट एट ऑल, मेमोरी इज सेलेक्टिव। ये आप नहीं भूला करें कि
जितनी भी मेमोरी हैं वो सिलेक्टिव होती हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो मेमोरी हैं वो सिलेक्टिव है। हमें वही चीज़ें याद रहती हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। ये हमारे इसमें इमोशन भी आ जाते हैं, जैसे इस्लाम की बात की तो यहाँ हमारा इमोशन आ जाता है, हमारी हो जाती है, या पाकिस्तानियत आती है तो हमारी इमोशन आ जाती है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। और कुछ चीज़ें हम सबकॉन्शियसली चाहते हैं कि वो हम भूल जाएं। हमारा अगर हमने कोई गलती की होती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से हम उसको भूल जाएं, कि हम क्या दूसरे भी उसको भूल जाएं। तो ये हमारी अपनी ख्वाहिश होती है। ये सिलेक्टिव एस्पेक्ट हैं जहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन को आने नहीं देते, प्रोएक्टिव इनिबिशन करते हैं, और कुछ को हम रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस से फॉरगेट करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होती है। अब हमने एलटीएम कैसे जनरेट होती है, कैसे स्टोर होती है, कैसे उसको रिटेन किया जाता है, कैसे उसको फॉरगेट किया जाता है, उसको देख लिया। अब रिट्रीवल की बात की, उसको याद कैसे किया जाता है, रिकॉल कैसे करते हैं। इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेमोरी कैन बी असिस्टेड बाय क्यूज। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मेमोरी में होती है उसको जब हमें रिप्रोड्यूस करना होता है तो कुछ ना कुछ हमें क्यू चाहिए होती है। कैटेगरीज वाइज हम क्यू ले लेते हैं, इमेजरी या इमेज के हवाले से हम क्यू ले लेते हैं और उससे हम रिकॉल करते हैं। जैसे पहले लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप किसी दोस्त को काफ़ी अरसे के बाद देखें तो आपकी इमेजेस उसको पुरानी इमेजेस रिटेन करने की कोशिश करते हैं, नई कंडीशन में आप उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि अरे यार ये तो अच्छा वही है कि अगर पहले मैं दुबला होता था, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होती थी, अब थोड़ा सा मोटा भी हो गया हूँ और दाढ़ी भी आ गई है। तो जो मेरा पुराना दोस्त होगा वो पहले इमेज देखेगा, रिकग्नाइज करेगा, फिर वो दोस्तों की कैटेगरी में उसको तलाश करेगा अपनी। लेकिन ये बड़ी क्विकली होता है, हम तो इसको इस तरीके से स्टेप वाइज कर रहे हैं, और वो करने के बाद आपको पहचान लेगा तो, और आप भी उसको पहचान लेंगे। सो ये रिकॉल हो रहा है कि अच्छा रिकॉल हो गई इमेजरी में, पहले इंफॉर्मेशन रिकॉल हो रही है कि कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा यार ये दोस्त था, तो दोस्तों में से कौन सा दोस्त था, स्कूल का दोस्त था, कॉलेज का दोस्त था, बचपन का दोस्त था। सो ये कैटेगरी है इमेजेस, और फिर उसके बाद आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, और फिर जब ये रिकॉल हो जाती है तो रिकग्निशन होते हैं कि इंफॉर्मेशन गिव्स नॉलेज दैट इट हैज़ बीन सीन बिफोर। फिर हमें वो होता है कि यार अच्छा अब मैंने देखा था। लेस कॉम्प्लेक्स देन रिकॉल, इंफॉर्मेशन इज क्यू। सो वही इंफॉर्मेशन जो हमने देखी होती है वही क्यू होती है, और रिकॉल करने के बाद वो हमारे लिए आसान हो जाती है। अगर हम रिकग्निशन की बात करें तो जैसे टेलीफोन है कि फ़ोन पे जब बंदे की कॉल आती है, आजकल तो मोबाइल ने ईजी कर दिया है कि नाम लिखा हुआ आ जाता है और आपको आपकी यही क्यू बन जाता है। लेकिन अगर किसी अननोन नंबर से भी फ़ोन आए तो आपका रिकॉल और रिकग्निशन का सिस्टम जो है वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अगर रिकॉल हो चुका हो और दोबारा फ़ोन फिर उसका आए तो फिर आप उसकी आवाज़ को, अगर आपने नंबर सेव नहीं किया या किसी और नंबर से आए, तो उसको उस इंफॉर्मेशन से, जो आवाज़ की इंफॉर्मेशन है, उससे ही आपको क्यू मिलेगा और आप उसको फ़ौरन ही रिकग्नाइज कर लेंगे कि अच्छा आप मेरे दोस्त बात कर रहे हो, ठीक है। सो ये रिट्रीवल का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे थिंकिंग पे कि थिंकिंग क्या चीज़ होती है। इसमें रीजनिंग होती है। रीजनिंग हम डिडक्शन से भी करते हैं, इंडक्शन से भी करते हैं और एबडक्शन से भी करते हैं, इस पे बात करेंगे। और हम थिंकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं, हम इसको अब डिस्कस करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग जो है, डिराइव लॉजिकली नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रेमिसेस। एग्जाम्पल अगर दें, इफ इट इज़ फ्राइडे देन ही विल गो टू वर्क, इट इज़ फ्राइडे देयरफॉर ही विल गो टू वर्क। अब ये डिडक्शन है। अगर हम इसको करें, वो हमारी डिडक्शन क्या होता है कि हम लॉजिकली चीज़ों को सोचते हुए और कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कुरान से, इस्लाम से, तो वो हज़रत इब्राहीम का बड़ा मशहूर वाक़या कि उन्होंने
जब सूरज को देखा तो उन्होंने कहा कि ये खुदा है, और फिर जब वो शाम को गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा नहीं ये खुदा नहीं हो सकता। फिर चाँद को देखा, शाम को तुलू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये खुदा है। फिर वो आधी रात को जब चाँद भी गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। सितारों को देख के उन्होंने कहा कि सितारे हैं, लेकिन सुबह जब सितारे भी चले गए सूरज की रोशनी में तो उन्होंने कहा ये भी खुदा नहीं है। तो अब ये डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे थे वो, कि खुदा का कॉन्सेप्ट उनके जहन में था कि खुदा वो है जो लाजवाल है। तो अगर सूरज भी नहीं हो सकता, चांद भी नहीं हो सकता और सितारे भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि खुदा लाजवाल है। सो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग थी जिससे उन्होंने ये डिड्यूस किया कि नहीं, ये तीनों चीज़ें तो मेरे खुदा नहीं है। इन तीनों चीज़ों को तो उन्होंने डिड्यूस कर दिया। सो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है जो हमारा दिमाग हर वक्त कर रहा होता है, चीज़ों की एक तरह से कंक्लूजन पे लेके जा रहा होता है, लेकिन एक लॉजिकली नेसेसरी कंक्लूजन पे लेके जा रहा होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लॉजिकल कंक्लूजन हर दफ़ा ठीक नहीं होते, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो गलत हो जाएं। इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ ड्राई, इट इज़ रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज़ ड्राई। अब ये जो हमारी एग्जांपल दी हुई है कि बहुत सारी सहरा देख लें, अगर हम कहें कि वहाँ पे अगर बारिश हो तो वहाँ पे ग्राउंड ड्राई ही रहेगा, खुश्क रहेगा, क्योंकि वो पानी जल्दी से उसको जज़्ब कर लेगा। लेकिन हर ऐसी जगह पे नहीं होती, फील्ड में या जहाँ पे मिट्टी पहले ही से ज़रख़ेज़ होती है, वो अगर वहाँ पे बारिश होगी तो वो ग्राउंड ड्राई नहीं रहेगा, वो गीला भी हो जाएगा। सो आपकी बाज़ दफ़ा लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो ठीक नहीं होता। जब ट्रुथ और लॉजिकल वैलिडिटी क्लैश करती है तो फिर क्या होता है? सम पीपल आर बेबीज, कुछ लोग जो हैं वो बड़े नहीं होते। सम बेबीज क्राई। अब आपने इससे अगर ये इन्फ्रेंस बना लिया, ये रूल बना लिया कि सम पीपल क्राई, तो क्या ये करेक्ट है? यस, समटाइम्स करेक्ट होता है, समटाइम्स नहीं भी होता। या सम पीपल आर बेबीज, बेबीज क्राई, सो सम पीपल मस्ट क्राई, ये नहीं होगा। कुछ रोएंगे, कुछ नहीं भी रोएंगे। सो इस जगह पे जो बंदे अपनी जो उनकी नॉलेज होती है, ये जो है वो उसमें उसके अंदर लेके आते हैं, और वो नॉलेज जो है वो उनको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जा रही होती है। उनकी डिड्यूसिव जो रीजनिंग है उसको ठीक कर रही होती है। इसलिए हर बंदे की लॉजिक अपनी होती है और वो उस लॉजिक के तहत काम करता है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्शन, जनरलाइज फ्रॉम केसेस सीन टू केसेस अनसीन। जो इंडक्शन है वो ये है कि हम जनरलाइज कर लेते हैं किसी भी रूल को, जो हमने जो कुछ देखा होता है, और उन चीज़ों के मुताबिक हम अपनी जनरलाइजेशन कर लेते हैं जो हमने नहीं देखा हुआ। अब ऑल एलिफेंट्स वी हैव सीन हैव ट्रंक्स, जो भी हमने एलिफेंट देखे हैं उन सब की वो सूंड होती है और वो उसके वो लेके चल रहा होता है। देयरफॉर हमने ये कह दिया कि ऑल एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स। ये एक ऐसी जनरलाइजेशन है जो शायद गलत भी हो जाए। इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल ये दूंगा जो आजकल के हमारा सिनेरियो चल रहा है कि कुछ जो वेस्ट में ख़ास तौर पर बहुत कॉमन हो चुका है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। अब वहाँ पे ये जनरलाइजेशन हो चुकी है कि मुसलमान सारे ऐसे ही होते हैं, या कुछ पाकिस्तानी जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि हर पाकिस्तानी ऐसा होता है। सो ये जनरलाइजेशन गलत होती है। इसमें ये अनरिलायबल है, कैन ओनली प्रूव फॉल्स नॉट ट्रू। और ये सबसे आसान इसको होता है कि इसको आप फॉल्स बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, और इसीलिए ये यूजफुल भी होती है। अब ह्यूमंस जो हैं नॉट गुड एट यूजिंग नेगेटिव एविडेंस। जो हम लोग हैं वो नेगेटिव एविडेंस को यूज करने में बहुत अच्छे नहीं होते।
इसकी एग्जांपल भी अभी वर्सन स्कॉट से दे देते हैं, लेकिन हमारे लिए ये एक अनरिलायबल इंडक्टिव रीजनिंग है जिसको फॉल्स बड़े आराम से प्रूव किया जा सकता है, और जब फॉल्स प्रूव हो जाए तो ये एटलीस्ट ये रीजनिंग इसको हम उस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आप फॉल्स को प्रूव करते जाएं कि ये फॉल्स है, तो इवेंचुअली आप किसी ठीक चीज़ पे चले जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा उस लिहाज से देखें, प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखें, तो हम ये क्या करते हैं कि हम एरर को इंड्यूस करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं, और जब एरर ख़त्म होती जाती हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एरर फ्री आराम से बन जाता है। सो अनरिलायबल है बट यूज़फुल है। वॉसन कार्ड क्या है कि वॉसन ने कार्ड बताया था, इफ कार्ड हैज़ अ वोवल ऑन वन साइड इट हैज़ एन इवन नंबर ऑन द अदर। अब एक कार्ड है, उसने ये कहा था कि वोवल ए ई आई ओ यू जो है वो अगर एक साइड पे हो तो दूसरी साइड पे जो है वो इवन नंबर होगा, 2 4 6 8 होगा। अब इसको फॉल्स करने के लिए क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है? अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो हम सिर्फ इस 7 को अगर पलटें तो अगर उसके पीछे ए ई आई ओ यू निकल आएगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सो जस्ट हमें एक कार्ड पलटने से भी स्टेटमेंट हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा इस ई को भी पलट के देख लें, अगर इसके पीछे 1 3 5 7 वगैरह निकल आता है तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो मिनिमम एक कार्ड से भी प्रूव हो सकती है, और अगर इस सिनेरियो में देखें तो मैक्सिमम 2 कार्डों से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये गलत है, या 4 के पीछे ए ई आई ओ यू निकल आए तो ये 3 कार्ड्स को लेके अगर हम चलें तो हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम इन 3 कार्ड्स के सिनेरियो में प्रूव कर सकते हैं कि ये गलत है। एबडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम इवेंट टू कॉज। सो किसी भी इवेंट से लेके जो कॉज हो जाती है उसको हम एबडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। सैम ड्राइव्स फास्ट व्हेन ड्रंक, इफ आई सी सैम ड्राइविंग फास्ट आई अज्यूम कि सैम इज ड्रंक। तो किसी भी चीज से किसी भी इवेंट को हम कर सकते हैं कि हम उस पर अज्यूम कर सकते हैं कि गड़बड़ है। जो एक हमारी जनरलाइज्ड वंस अगेन क्रिकेट के हवाले से बात करें कि जैसे ही हमारी टीम कोई बड़ा आसानी से जीतता हुआ मैच हारती है तो हम फौरन ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये जो है ना इस पे कोई ना कोई इन्होंने पीछे गड़बड़ की हुई है, फिक्सिंग की हुई है, मैच फिक्सिंग हुई हुई है। सो ये हमारी अजम्पशन है रीजनिंग। हम इस इवेंट को हम ये नहीं देख रहे कि वो प्लेयर ने क्या गलती की है, किस तरह से आउट हुआ, लेकिन हम फौरन ही अपनी रीजनिंग कर लेते हैं। वंस अगेन ये जनरलाइजेशन की भी एक एग्जांपल है, बट ये कॉज जो है वो इवेंट, उससे हम इवेंट को देख लेते हैं कि क्या कॉज होगी और क्या इवेंट होगी। ये भी अनरिलायबल है और ये बाज़ दफ़ा फॉल्स एक्सप्लेनेशन की तरफ भी जा सकता है। अब ये जो अजम्पशन इसमें भी एग्जांपल में दी गई है कि वो ड्रंक होता है तब भी फास्ट ड्राइव करता है, लेकिन हो सकता है कि जब वो फास्ट ड्राइविंग कर रहा हो तो उसे हॉस्पिटल फौरन पहुंचना हो, कोई और रीज़न हो। सो ये हमेशा फॉल्स एक्सप्लेनेशन की तरफ भी ले जा सकती है, हमेशा नहीं, कभी कभी ये हमें फॉल्स एक्सप्लेनेशन की तरफ भी ले जा सकती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अनफेमिलियर टास्क यूजिंग नॉलेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई है और अब हमें उसको रिजॉल्व करना है, कैसे करें। सो ये हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो फिर इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। या उस प्रोसेस को आपके पास कोई नई चीज़ आई है, अब आप नया फ़ोन आ गया है, उसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने पहले फ़ोन इस्तेमाल किया हुआ है तो अब आप उसको अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे इस नए फ़ोन के भी जो प्रोसेसेस हैं उनको चेक करते हैं और इवेंचुअली आप उसको सेट करके और चला देते हैं। सो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। इसकी सेवरल थ्योरी है। सबसे पहले मशहूर साइकोलॉजिस्ट गेस्टॉल्ट है, उसने कहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग बोथ प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, कि एक
प्रोडक्टिव भी है और रिप्रोडक्टिव भी है कि आप प्रॉब्लम से कुछ अचीव कर लेते हैं और प्रॉब्लम से जब दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। सो प्रोडक्टिव भी है और रिप्रोडक्टिव के आप बार बार रिजॉल्व करते चले जाते हैं। प्रोडक्टिव ड्रॉज एन इनसाइट एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉब्लम। प्रोडक्टिव में क्या करते हैं कि हम अपने इंसाइट को ड्रॉ करते हैं, अपनी जो हमारे पास नॉलेज होती है उसको हम करते हैं और फिर हम रीस्ट्रक्चर करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्टिव बट नॉट इवन इनफ एविडेंस टू एक्सप्लेन इंसाइट। बहुत आसान है, बड़े आराम से हम रिजॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन हमें इतनी एविडेंस नहीं होती कि हम एक्सप्लेन कर सकें इंसाइट को। इसकी अगर एग्जांपल दूं तो ये जो आजकल नाके पे चेकिंग हो रही है, वो टॉर्च मारते हैं या रोक के देखते हैं और फिर कहते हैं चले जाओ। हो सकता है कि इससे वो दहशतगर्द पकड़ रहे हों, लेकिन वो दहशतगर्दों को कैसे पहचान रहे हैं इसकी इंसाइट हमारे पास नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास भी नहीं है कि किस हुलिये को वो समझते हैं कि ये दहशतगर्द का हुलिया होगा, किस चेहरे को वो समझते हैं, किस कट को वो समझते हैं। सो हो सकता है प्रोडक्टिव हो बट इनसाइट नहीं है। और ये जो है मूव अवे फ्रॉम बिहेवियरिज्म एंड लेड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज। सो ये जो गेस्टॉल्ट की थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म से निकल जाती है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरी को अगर गेस्टॉल्ट की हम लेके चलें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरीज बताने लग जाती है कि उसने ये किया होगा, इस वजह से ऐसे हो गया, और वो बिहेवियर की तरफ से हट जाती है कि इसका बिहेवियर देखें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे क्रिकेट मैच की एग्जांपल दी कि हम शॉट को नहीं देखते, फिर हम ये देखते हैं जब हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को कि ये इसने ये किया था तो ये गलत था और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था। तो वो एक्चुअली प्लेयर का बिहेवियर पे गौर नहीं करे कि वो क्या गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से उस प्रोसेसिंग में वो अपनी एक्सपर्ट राय, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दिए जा रहे हैं कि अगर यूं कर लेते तो ये हो जाता, यूं कर लेते तो वो हो जाता। एट टाइम्स वो उसको जो बिहेवियरिज्म है उससे अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी है, प्रॉब्लम स्पेस कंप्राइजेस प्रॉब्लम स्टेट्स। अब एक प्रॉब्लम है उसके अंदर अगर हमें वो जो प्रॉब्लम स्पेस है उसी के अंदर प्रॉब्लम की स्टेट्स होंगी कि क्या होगी। अगर हम वेट वाली एग्जांपल ही देखें तो वेट जिस शहर में आप गए हैं वो शहर या जिस वेटनरी के पास आप अपने पेट को लेके चले गए हैं वो वेटनरी के पास जो कुछ मौजूद है वो उसकी प्रॉब्लम स्पेस है। उस प्रॉब्लम स्पेस में अब वो ये देख रहा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टेट है कि उसके पास क्या वो ओपन है। पहले तो ये प्रॉब्लम स्टेट है, अगर वो ओपन है नहीं है तो ये अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। दूसरे में ये है कि क्या उसके पास मेडिसिन हैं, अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन से वो इलाज कर सकता है, वरना वो आपको मेडिसिन लिख के देगा और आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी। फिर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो क्या उसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बनाने। और अगर ये प्रॉब्लम उसकी स्पेस पे सॉल्व नहीं हो रही तो वो आपको कहेगा कि बड़ी जगह ले जाएं या उस वेटनरी के पास ले जाएं, वो इसका इलाज कर देगा। सो ये प्रॉब्लम स्टेट होती हैं प्रॉब्लम स्पेस के हवाले से कि कहाँ की प्रॉब्लम है और कैसे रिजॉल्व की जाएंगी। ठीक है ना। जब हमारे पास सैलाब आता है तो हमारे पास उस सैलाब के लिए जो की वजह से जो आईडीपीज बन रहे होते हैं उनके लिए टेंट्स और वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्पेस आई है हमारी, और हमारी प्रॉब्लम स्टेट्स के हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं है। उन सॉल्यूशन के लिए हमें फिर बाहर की इमदाद लेनी पड़ती है और फिर कंपनीज मुख्तलिफ मुल्कों से हमें इमदाद आती है और वो हमें देते हैं और फिर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग स्टेट्स यूजिंग लीगल ऑपरेटर्स। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन तमाम नेचुरल डिज़ास्टर्स में इसलिए अच्छी नहीं है कि हमने अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने सही तरह से स्टेट्स को डिफाइन नहीं किया हुआ, प्रॉब्लम स्टेट्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी पहले से प्लानिंग नहीं की हुई। सो
ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले से प्रॉब्लम स्टेट्स कर लें कि ये होगा तो ये हो जाएगा, इस गांव में आया तो इतने बंदे आईडीपीज होंगे, इन आईडीपीज के लिए खाना पीना रहना सब कुछ करना होगा। ये हमारे प्रॉब्लम स्टेट्स होंगी, उन स्टेट्स की, ताकि फिर हम अपनी प्लानिंग कर सकें और हम काम को कर सकें। ह्यूरिस्टिक में भी एम्प्लॉयड टू सेलेक्ट ऑपरेटर्स, इसीलिए वो ह्यूरिस्टिक की बात हो रही है कि आपको ये मीन एंड्स एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर 100 बंदे आएंगे और हमारे पास 10 लोगों का खाना पीना है तो हमें 90 बंदों की ज़रूरत होगी। सो ये ह्यूरिस्टिक सेट करनी पड़ेंगी कि अगर 100 बंदे आए, अगर 200 आए तो क्या होगा, अगर 500 आए तो क्या होगा। सो ये ह्यूरिस्टिक नहीं सेट करेंगे और फिर मीन्स एंड एंड्स एनालिसिस नहीं करेंगे। ये बंदे आ गए, अब इनको इतना इतना खाना चाहिए है, तो क्या हमारे पास वो मीन्स हैं खाने देने के, और क्या हम सबको खाना दे देंगे या नहीं देंगे। तो ये मीन एंड एनालिसिस है, आपने हो सकता है मुख्तलिफ उसमें पढ़ा भी हो। और ऑपरेट्स विद इन ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेट करता है, ये विद इन ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हम ऑपरेट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपेंड करता है कि एट टाइम्स एसटीएम की लिमिट्स आ जाती हैं, आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके पास वो चीज़ें नहीं होती, लॉन्ग टर्म में मौजूद होती हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में मौजूद नहीं होती। सो ये आपके प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एसटीएम की प्रॉब्लम है तो एसटीएम में सॉल्व होनी चाहिए, एलटीएम की प्रॉब्लम है तो एलटीएम में सॉल्व होगी। इस चीज़ की वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ऑपरेट्स विद इन ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। largely applied to problem solving in well defined area। जहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो जहाँ पे हमारे पास वो वेल डिफाइंड एरियाज हैं, जो काम हम कर सकते हैं वही हम सॉल्व करते हैं। हम नई थ्योरीज बनाने की कोशिश नहीं करते, उसमें जो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो वही चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है कि हम पजल्स को तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नॉलेज की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है उनको सॉल्व करना, यानी अगर चेस खेलने में और पजल खेलने में डिफरेंस है। चेस के लिए आपके पास चेस की नॉलेज, उसकी मूव्स की नॉलेज, थोड़े से आपने गेम्स, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी, जितने अच्छे आप चेस प्लेयर होंगे, आपके पास अगले की जितनी नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आप चालों की नॉलेज होगी, उतना अच्छा आप खेल सकेंगे। लेकिन पजल बनाने के लिए आपको जाहिर बात है कि सिर्फ इमेज और उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। सो पजल्स को करना बहुत आसान हो जाता है। नॉलेज इंटेंसिव एरियाज़ पे काम करने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा उसको नॉलेज की ज़रूरत होती है। एनोलॉजी क्या है? एनोलॉजिकल मैपिंग ये है कि नोवेल प्रॉब्लम इन न्यू डोमेन। हम किसी नई डोमेन में नई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको एनोलॉजी से मैप करते हैं और फिर हम यूज नॉलेज ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम फ्रॉम सिमिलर डोमेन। अब हम ये करते हैं कि एक उसी नॉलेज, उस जैसी नॉलेज किसी उसी जैसे डोमेन में हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ नई हो जो उससे पहले हमारे पास नहीं है, जैसे खुद अभी तक और अल्लाह का शुक्र है कि सुनामी हमारे यहाँ नहीं आई, और अल्लाह का करम है और अल्लाह से दुआ भी ये है कि वो ना आए। लेकिन अब अगर सुनामी आ रही है तो हमें ये देखना होगा कि वो जो सुनामी इंडिया, कनाडा, श्रीलंका और फिलिपाइन वगैरह में आई थी, उस सुनामी के क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, उनको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया, तो हम भी उसी तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर लें। या सुनामी वार्निंग के क्या सिस्टम्स उन्होंने रखे हुए हैं, उस सुनामी वार्निंग के सिस्टम्स हमें भी इम्प्लीमेंट कर लेने चाहिए अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगे। सो ये एनालॉजिकल मैपिंग है। क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई है, लेकिन ये खुदा न खास्ता अगर आए तो हम उसकी तैयारी करें या ना करें। एनालॉजिकल मैपिंग डिफिकल्ट इफ डोमेन्स आर सिमेंटिकली डिफरेंट। अब अगर वो मैपिंग करना बहुत मुश्किल है अगर वो डोमेन्स ही ऐसी ना हो, सिमेंटिकली डिफरेंट हो। जो लोग लॉ अबाइडिंग जिन कंट्रीज में होते हैं और वहाँ अगेंस्ट द लॉ नहीं चलते, वहाँ उनको समझ ही नहीं आती कि अब क्या करें। वो एनालॉजिकल उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है
कि अगर ट्रैफिक बंद हो जाएगी तो वो एक साइड पे बंद हो जाएगी तो दूसरे लोग खुद ब खुद दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि वो दूसरी सड़क पे कोई भी नहीं जाता। अब अगर कोई दूसरी सड़क पे हमारे यहाँ उल्टा आ रहा होता है तो क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को डेली बेसिस पे रिजॉल्व किया होता है तो हम उसको जगह दे देते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं, फिर भी साइड निकाल के और निकल जाते हैं। लेकिन बाहर अगर ये ऐसा होगा तो वो एक्सीडेंट ही की तरफ जाएंगे और वो आपस में हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। वो एक दूसरे को बचा नहीं सकेंगे क्योंकि उन्होंने ये सिमेंटिकली उनके लिए डिफरेंट है और ये कभी उन्होंने किया ही नहीं है। उनके लिए ये है कि अगर उसने उस तरफ आना है तो पुलिस वाला पहले से खड़ा होगा, वो उनको बता रहा होगा, वहाँ बीच में डिवाइडर लग गए होंगे, वो डिवाइडर से ट्रैफिक खुद ब खुद उधर जा रही होगी, ये वाली ट्रैफिक फिर खुद ब खुद इधर आएगी। तो वो पूरे प्रोसेस जब तक मौजूद नहीं होंगे वो नहीं करेंगे। स्किल एक्विजिशन क्या है? स्किल्ड एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय चंकिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज चंक टू ऑप्टिमाइज STM। अभी हमने एक स्किल पीछे चंकिंग में दिखाई थी कि वो ATH और वो सब कुछ हमसे नहीं हो रहा था याद, तो हमने T को पीछे किया तो द कैट रन अप द ट्री, देखें वो अभी भी याद है, तो वो आपको हो गया था। ये आपकी स्किल्स है। सो बाज़ दफ़ा चंकिंग के लिए सिर्फ आप नॉर्मल चंकिंग नहीं करें, कुछ स्किल चंकिंग करें तो आप STM में जो इंफॉर्मेशन है उसको देर तक प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्चुअल है रादर देन सुपरफिशियल ग्रुपिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्चुअल इसलिए है कि आप एम ही नहीं ग्रुप कर सकते, कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम का पता था तो ये करके देख लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप लास्ट वर्ड को उठा के लास्ट कैरेक्टर को उठा के फर्स्ट कैरेक्टर बना दें और ग्रुपिंग हो जाए। कभी वाला फर्स्ट वाला लास्ट में जा सकता है, कभी बीच वाला इधर उधर हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कि इसकी ग्रुपिंग कैसे की जाए, चंकिंग कैसे जाए। इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड मोर इफेक्टिवली। जब हम ये चंकिंग या ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे तो इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगी और हमें समझना आसान हो जाएगा। जैसे अभी कहा था कि हर दफ़ा लास्ट कैरेक्टर को फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कभी मिडिल कैरेक्टर को इधर उधर करना होता है, कभी फर्स्ट कैरेक्टर को इधर उधर करना होता है। सो उसको करें इस तरीके से कि वो अच्छा ग्रुप बन जाए। जब अच्छा ग्रुप बन जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चर हो जाएगी और ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिव हो जाएगी। अब एरर्स एंड मेंटल मॉडल्स क्या चीज़ें? टाइप्स ऑफ एरर। स्लिप एरर क्या है? स्लिप एरर ये है कि आप करना तो ठीक चाह रहे होते हैं, हो गलत जाता है। राइट इंटेंशन बट फेल टू डू इट राइट। कॉजेस पुअर फिजिकल स्किल, इन अटेंशन एटसेट्रा। यानी कैच अगर आप पकड़ना चाह रहे हैं, आपकी फिजिकल स्किल्स कैच पकड़ने के लिए नहीं है, हाथ स्टिफ है तो बॉल टकराएगी और रिबाउंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आप बॉल के फ्लो के साथ थोड़ा सा हाथ को ले जाते हैं तो कैच पकड़ना आसान हो जाता है। और या दूसरा तरीका यह है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे, उस वक्त बॉल को नहीं देख रहे और आपने छोड़ दिया। चेंज टू एस्पेक्ट ऑफ स्किल्ड बिहेवियर कैन कॉज स्लिप। अब जहां पे आपकी स्किल्ड बिहेवियर की ज़रूरत है वहां पे अगर आप चेंज ले आएंगे तो ये स्लिप लेके आएगा। जहाँ पे आपको स्किलफुली काम करना है वहाँ पे आप अनस्किलफुली काम कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर डेफिनेटली स्लिप एरर लेके आएगा। मिस्टेक्स क्या होती हैं कि जिनका इंटेंशन शुरू से ही रॉन्ग हो। इफ़ यू हैव अ रॉन्ग इंटेंशन तो फिर डेफिनेटली मिस्टेक्स होंगी। कॉज क्या होती है? इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर एक चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग ही करेक्ट नहीं है तो वो आपसे मिस्टेक कराएगी। अब इसमें क्या होता है? ह्यूमंस क्रिएट मेंटल मॉडल्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर। इफ रॉन्ग डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल सिस्टम्स एरर कैन अकर। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वेस्ट में पाकिस्तान के बारे में या ओवरऑल इस्लाम के बारे में जो कॉन्सेप्ट जा रहा है, उन्होंने रॉन्ग मेंटल मॉडल्स बना लिए। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का गलत कंडक्ट, मिस्टेक, रॉन्ग इंटेंशंस जो हैं उसको उन्होंने कैटेगराइज कर लिया है, उससे अपना एक मॉडल बना लिया है। अब उस मॉडल पे वो हर एक को टेस्ट कर रहे हैं, हर एक को उसी तरीके से चेक कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत गलत है। सो ये एक्चुअल लोग ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान जब बाहर से अब हमारे पास लोग विजिट करते हैं कॉन्सर्ट्स में
तो वो जब वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा तो इम्प्रेशन बिल्कुल डिफरेंट था, ये तो बिल्कुल आप लोग डिफरेंट हैं। सो ये उनके इम्प्रेशन को एरर है क्योंकि उन्होंने रॉन्ग मॉडल्स बनाए हुए हैं। इमोशंस, वेरियस थ्योरीज ऑफ हाउ इमोशन वर्क्स। जेम्स लैंग ने कहा था इमोशन इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। सबसे पहले उसने कहा था कि जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस को देख के, वो इमोशन है। कैनन ने कहा था इमोशन इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। अब कैनन जो है उससे जेम्स लैंग से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वो कहने लगा कि ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। स्कैक्टर सिंगर ने कहा इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ आवर इवेल्युएशन ऑफ आवर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द लाइट ऑफ द होल सिचुएशन वी आर इन। उसने ये कहा कि ये जो है हमारा ओवर जो हमने इवेल्युएशन कर ली है अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की, जिस खास सिचुएशन पे हम इन हैं उस पर जो हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है उसको हम इमोशन कहते हैं। अब इमोशन में डेफिनेटली बहुत कॉग्निटिव थिंकिंग का भी प्रोसेस है और स्टिमुलस का भी प्रोसेस है। अगर हम इसको सिर्फ फिजियोलॉजिकल समझें तो अगर वो जो ब्रेन एक्टिविटी को अगर हम मॉनिटर करें तो रोने की ब्रेन एक्टिविटी और हंसने की ब्रेन एक्टिविटी का जो रिस्पॉन्स है ऑलमोस्ट सेम है। सो इट्स नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इमोशन में साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब हम अगर सिर्फ यही इमोशंस देखें कि खुशी में भी आंसू निकलते हैं, रोने में भी आंसू निकलते हैं, आंसू तो दोनों आंसू हैं, फिजियोलॉजिकली तो आंसू निकल रहे हैं लेकिन इमोशनली उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रही है। फिर जो स्प्रिंगर ने भी बात की है कि आप जिस सिचुएशन में आप अगर खुश हैं तो आप ये कहेंगे कि खुशी के आंसू है, और दूसरा जो है वो अगर गमज़दा है तो वो कहेगा रोने के आंसू हैं। या अगर हम इसको थोड़ा सा और एग्जांपल को क्लियर कर लें कि बाहर मौसम अच्छा है, ये आपके मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मूड अच्छा है तो मौसम भी अच्छा है, मूड अच्छा नहीं है तो जितने ये अच्छा मौसम दूसरों के लिए हो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो ये इमोशन ऑब्वियसली उसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है और फिजियोलॉजी भी आ जाती है और आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन भी आ जाती है। द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड अफेक्ट। जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो उसका अफेक्ट होता है कि आप पर उसका क्या अफेक्ट हुआ। अफेक्ट इन्फ्लुएंसेस हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। पॉजिटिव क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, नेगेटिव नैरो थिंकिंग की वजह से होता है। सो हमारे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो अफेक्ट करता है और वो हमारी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव जो है वो नैरो थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव अफेक्ट जो है वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाता है। सो नेगेटिव इफेक्ट कैन मेक इट हार्डर टू डू इवन इजी टास्क। पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन मेक इट इजियर टू डू डिफिकल्ट टास्क। डोनाल्ड नॉर्मन ने कहा है कि नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आसान कामों को भी मुश्किल कर देता है, पॉजिटिव जो है वो मुश्किल कामों को भी आसान कर देता है। डोर की एग्जांपल उसने दी थी कि अगर एक तरफ आप जहाँ पे आपने पुश करना है वहाँ हैंडल ना दें, सिर्फ प्लेट लगा दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, उसका इफेक्ट आसान हो जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरफेस डिज़ाइन। जब हम इमोशंस को कैसे इंटरफेस डिज़ाइन में डालें। स्ट्रेस विल इंक्रीज द डिफ़िकल्टी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमने ऐसा इंटरफेस डिज़ाइन बनाया हुआ है जो स्ट्रेसफुल होगा तो उस इंटरफेस डिज़ाइन में डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इट रिलैक्स यूज़र विल बी मोर फॉरगिविंग ऑफ शॉर्टकमिंग इन डिज़ाइन। अगर रिलैक्स होगा यूज़र तो वो डिज़ाइन की भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। तो बाज़ दफ़ा डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं होती, अगर स्ट्रेसफुल होता है तो वो डिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। बाज़ दफ़ा डिज़ाइन की प्रॉब्लम की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है, फिर वो फॉरगिव नहीं कर रहा होता अगर डिज़ाइन बेहतर भी हो जाए। एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड रिवॉर्डिंग इंटरफेसेस विल इंक्रीज पॉजिटिव इफेक्ट।
एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड रिवॉर्डिंग इंटरफेसेस विल इंक्रीज पॉजिटिव अफेक्ट। अगर हम एस्थेटिकली अच्छे और रिवॉर्डिंग इंटरफेस बनाएं तो फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएंगे और आपका जो बनाया हुआ इंटरफेस है वो काम करता जाएगा। सो हमें एस्थेटिक का मतलब ये है कि उसके कलर्स अच्छे होने चाहिए, साउंड अच्छी हो, उसके बटन्स सही जगह पर डिफाइंड हो। सो आपका जो भी इंटरफेस बना रहे हैं उसको यूजफुल होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। जो लॉन्ग टर्म है वो आपके जेंडर की वजह से होते हैं। फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो आपने गेन की होती हैं ओवर द एज, ओवर द ईयर्स, उसके ऊपर उसकी वजह से डिफरेंस हो जाते हैं। जेंडर की बेस पे लड़कियों के लिए कुछ और डिफरेंसेस हैं, लड़कों के कुछ और डिफरेंसेस हैं। फिजिकल में ये है कि अगर आपकी बिल्ट हाइट वगैरह सही है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आप ऑब्वियसली आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का मतलब ये है कि आप लर्नर लोगों में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और लोगों से एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सिमिलरली आप अपनी एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो आप दूसरों से डिफरेंट होंगे। शॉर्ट टर्म जो है अफेक्ट होता है वो स्ट्रेस और फटीग से होता है। आप बाज़ दफ़ा गुस्से में होते हैं, थके हुए होते हैं और आप गुस्सा कर जाते हैं। सो वहाँ पे आपको गुस्से की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है, आया होता है और फेज़ आया और गुजर गया, सो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, ये डिफरेंस ले आता है। फिर एज के हिसाब से ये जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो कहते हैं कि बचपन में इंसान ज़िद्दी होता है और बीच की एज में ठीक होता है और फिर बुढ़ापे में दोबारा ज़िद्दी हो जाता है। सो वो एक तरह से उसकी वो एज जो है वो उसको जिद पे ला रही होती है और वो डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है। सो आप ये सोचें कि विल डिज़ाइन डिसीजन एक्सक्लूड सेक्शन ऑफ यूज़र पॉपुलेशन, कि हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन उस डिज़ाइन को यूज़ कर रही है, क्या हम उसको एक्सक्लूड करके कोई डिज़ाइन बना सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये हमारे, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, ये जो हम बुक्स पढ़ाते हैं, जो हम एग्जांपल देते हैं, अब ये हम अमेरिका की एग्जांपल दे रहे हैं, या हम जो डिज़ाइन बन रहे हैं वो अमेरिका में बन रहे हैं, जापान में बन रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बन रहे हैं, वो हमारी पॉपुलेशन में बाज़ दफ़ा इफेक्टिव नहीं होते। वहाँ हो सकता है होते हों, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, इसी में वेट की एग्जांपल थी, पेट की एग्जांपल थी कि जी वो डॉग है वो इल हो गया। अब ये हमारे यहाँ नहीं चल रही बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है। सो हमें डिज़ाइन किसी भी चीज़ का, इवन बुक टेक्स्ट का भी डिज़ाइन जो है वो अपनी पॉपुलेशन को सोच के बनाना चाहिए। साइकोलॉजी एंड द डिज़ाइन ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम क्या चीज़ है? सम डायरेक्ट एप्लीकेशंस, एग्जांपल ब्लू एक्विटी इज प्योर, ब्लू शुड नॉट बी यूज फॉर इम्पॉर्टेंट डिटेल। जो ब्लू को कॉम्प्रीहेंड करने का आंखों को में जो है वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए जब भी आप ब्लू की डिटेल में अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। सो ब्लू को आप कम से कम इस्तेमाल करें। However, correct application generally requires understanding of context in psychology and an understanding of particular experimental condition. फिर भी करेक्ट एप्लीकेशन के लिए हमें जो उस प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर उसके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं उनको देखना चाहिए, और फिर किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की ज़रूरत है। अगर आसमान की किसी चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ब्लू कलर आएगा, हटा नहीं सकते। सो डिपेंड करता है। अगर हम समराइज करें, टुडे वी लर्नड अबाउट मेमोरी। हमने मेमोरी को बहुत डिटेल में लर्न किया कि मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करते हैं, सेंसरी मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, फिर उसमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, शॉर्ट टर्म में सेंसरी में कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, रीजनिंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, स्किल क्या चीज़ है, एरर क्या चीज़ है, फिर इमोशन क्या इन्फ्लुएंसेस करते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में, और
हर बंदा कैसे डिफरेंट होता है, उसके जेंडर, उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी एज, उसका स्ट्रेस, उसका फटीग, ये कैसे उसके ऊपर फ़र्क करता है। फिर हमें ओवरऑल प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और फिर उसको रिजॉल्व करना चाहिए उन कंडीशंस, उन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम उस प्रॉब्लम की एक तरह से नोइंगली और अननोइंगली उसकी साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट कर रहे हों। विद दैट आई एंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।